आर यू स्टिल फेसिंग ए प्रॉब्लम लाइक मैम आता तो मेरे को सब कुछ है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आ पाते। मैं एवरेज स्कोर करता हूँ लेकिन मेरा नॉलेज का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, मेरे को सब कुछ आता है, बट मैं समझ नहीं पा रहा कि एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आ पाते। तो बच्चे, एग्जाम डू नॉट रिवॉर्ड योर नॉलेज और योर एफर्ट्स, दे जस्ट रिवॉर्ड योर प्रेजेंटेशन। आपकी जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप प्रेजेंट कैसे करते हो, एग्जामिनर उस बेसिस पे आपको नंबर देता है। एग्जाम में सिर्फ नॉलेज होने से आपको सक्सेस नहीं मिलती, उस नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न हमारे एग्जाम्स के अंदर होता है। आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप के पास अगर नॉलेज लेवल थोड़ा सा कम भी है बट फिर भी यू स्कोर गुड इन योर एग्जाम। मतलब कि आज की क्लास में हम प्रेजेंटेशन स्किल्स देखने वाले हैं कि एग्जाम को किस तरीके से बेटर आप प्रेजेंट कर सकते हो। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो को। आज एग्जाम जो है वो मेनली आपके दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, है ना। एक होते हैं आपके कॉलेज के एग्जाम, या मैं कह सकती हूँ आपके स्कूल के एग्जाम, जिसके अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आते हैं, 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स। जब आप स्कूल लेवल के एग्जाम की या कॉलेज लेवल के एग्जाम की बात करते हो तो उसके अंदर आपका एकेडमिक फिक्स होता है, आपका सिलेबस फिक्स होता है, एंड जो भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं काफी हद तक आप उनको प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपके पास एक फिक्स्ड सिलेबस दे दिया, फिक्स चैप्टर दे दिया कि इस बार आपका फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन आपका फिजिक्स का चैप्टर है, या आप कह सकते हो फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर आपके पास यहाँ फिक्स्ड सिलेबस है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप जान सकते हो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डीप आ सकता है लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं जाता। लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, नो डाउट कि सिलेबस आपका यहाँ भी फिक्स होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, बट ध्यान रखना उसको एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सब रिलेट भी कर पाओगे, आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि आपके जो है वो जीके जीएस आएगा, जीके जीएस आपके एग्जाम के अंदर आएगा। उसमें आपको दे दिया हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल आएगी, ज्योग्राफी आएगी। ज्योग्राफी के आपके कुछ टॉपिक बता दिए। अब मेरे को ये बताओ, इज दिस फिक्स? क्या आप इसको किसी भी तरीके से फिक्स कर सकते हो? तो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना वो थोड़े से एनालिटिकल बेस पे होते हैं, आपको उसके अंदर अपनी थिंकिंग का यूज करना होता है। आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब उसी टॉपिक, आप फॉर एग्जांपल आपने जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कंप्लीट पढ़ा, आपको ये पता है वर्ल्ड वॉर 1 क्या है, आपको सब कुछ आता है, बिल्कुल रट रखा है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट क्या थे। अब ये क्या है, ये एनालिटिकल है कि आपको उस टॉपिक के बारे में तो पता है। एनालिटिकल इज लाइक एस कि उस टॉपिक के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट की एक बढ़िया डीप नॉलेज होना। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। 100% तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ काफी हद तक हम कह सकते हैं कि दीज आर अनप्रिडिक्टेबल। तो एक्चुअली में हमें ये नहीं लिखना होता कि हमें आता क्या है, वहां हमें अपनी नॉलेज एक्सप्रेस नहीं करनी होती। हमें क्या एक्सप्रेस करना है, हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, बट एग्जामिनर वांट फ्रॉम अस। सेम एग्जाम्पल को मैं रिपीट करती हूँ, आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पता है कि व्हाट इज वर्ल्ड वॉर 1। वहीं पे आप क्या करते हो, आपसे पूछा गया है इफेक्ट, आपने इंट्रोडक्शन में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बताया। इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, यही होता है।
इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वर्ल्ड वॉर वन क्या था एंड डिफेंड एट ऑल थिंग्स, लेकिन बॉडी पे तो आपको वही चीज लिखनी होगी जो एक्चुअली में एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है आपको वो लिखना है, ना कि जो आपको आता है। फर्स्ट पॉइंट, मैंने ये बहुत डीप पॉइंट बताया, इसको एक बार ध्यान से दोबारा सुन लेना। आपसे जो पूछा गया है आपको वो लिखना है, अनलेस जो आपको आता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट एक और ध्यान रखना, जब हम कॉलेज एग्जाम की बात करते हैं ना, तो कॉलेज एग्जाम में आप उससे रिलेटेड थिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉलेज एग्जाम फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ल्ड वॉर वन के बारे में आता था, इफेक्ट नहीं आते थे, पर वर्ल्ड वॉर वन पूरा पता था, इफेक्ट नहीं पता थे आपको। तो ये सही यही सेम क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स में आपके कॉलेज के एग्जाम में आया है, और यही सेम क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका यूपीएससी के एग्जाम में आया। तो जो ये आपके कॉलेज के एग्जाम में आया 10 में से, इसमें आपको 5 to 6 इजिली स्कोर आप कर लोगे, लेकिन जो यूपीएससी के एग्जाम में आया है हार्डली यू स्कोर 2 and 3 मार्क्स फॉर द सेम आंसर। वाई? क्योंकि देखो कॉलेज के एग्जाम्स में ना ये होता है, पहली चीज तो सब्जेक्ट प्रिडिक्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान ये रखना कि जो नंबर ऑफ शीट होती है ना आपके पास, वो आपके पास मोर देन सफिशिएंट होती है, वो इनफ होती है, जितनी जरूरत होती है उसे कहीं ना कहीं ज्यादा ही होती है। लेकिन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपकी नंबर ऑफ शीट लिमिटेड होती है, आपको उसी पॉइंट के ऊपर सारी की सारी चीजों को खत्म करना होता है, आप इधर उधर उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। जितना स्पेस दिया है इतने ही स्पेस में आपको करना होता है। देखो एक पॉइंट और बताती हूँ, कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, ये मेरे पास एक शीट दे रखी है ना, यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होता है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मेरा ऊपर की तरफ होता है, ये वो वाला एरिया होता है, वेट सेकेंड, ये वो वाला एरिया जहां मुझे सब कुछ लिखना होता है। अब एक बच्चे की नॉलेज बेस बहुत अच्छा था, उसने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, पूरी खिचड़ी भर दी, पूरी खिचड़ी भर दी उसने यहाँ पे। तो उसने क्या काम करना स्टार्ट किया कि उसकी नॉलेज तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आया, लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि अब मैं इस चीज को एक्सप्रेस कैसे करूं, मैं इस चीज को लिखूं कैसे। तो सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, आपको वो चीज एक्सप्रेस करनी भी आनी चाहिए। समझ में आया? अब एक पॉइंट और ध्यान देना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है आई थिंक सो, बट मैं क्लियर करती हूँ। एक आपके दो टाइप के एग्जाम है, एक है आपकी कॉलेज बेस्ड एग्जाम, एक है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कॉलेज बेस्ड एग्जाम में रिलेटेड थिंग लिख सकते हो, यू कैन स्कोर इजी। कॉम्पिटेटिव में रिलेटेड लिख सकते हो इंट्रो के अंदर, बट पॉइंट टू पॉइंट आंसर इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज का एग्जाम में खिचड़ी लिखा और नंबर मिल जाएंगे, लेकिन रीजन समझो कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि कॉलेज के एग्जाम में तुम रिलेटेड थिंग्स लिख सकते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं लिख सकते। रीजन क्या है कि कॉलेज के एग्जाम्स के अंदर आपकी जो एग्जाम शीट होती है, जो एग्जाम शीट होती है वो सफिशिएंट होती है, वो सफिशिएंट होती है, आप लिख सकते हो। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे अगर हम एमडीयू की ही बात करते हैं, तो एमडीयू के अंदर आपकी 36 शीट आती है। एमडीयू यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम शीट है उसके बुकलेट में टोटल 36 शीट आती है। अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन को आप 7 शीट में भी लिखते हो ना, फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा शीट बच जाती है। समझ में आया? लेकिन सेम उसी आंसर को लिखने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मिलेगी 2 हदवा 3 शीट, जहां आपको यहाँ पे 7 शीट एक आंसर को लिखने के लिए मिल रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मिलेगी 2 या 3 शीट मैक्सिमम। तो वहां आपसे जो पूछा गया है वो चीज पॉइंट टू पॉइंट लिखना जरूरी है। क्लियर हुआ यहां तक? अब आओ कुछ कॉलेज एग्जाम के लिए स्पेशल टिप।
स्टिक टू द सिलेबस। जो सिलेबस दिया है उसी को पढ़ो, ज्यादा उसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप चीजें नहीं पूछी जाती। स्टैंडर्ड जो होता है वो फॉलो करना है। स्टैंडर्ड देखो आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी फॉलो करना पड़ेगा और आपके कॉलेज के एग्जाम में भी। स्टैंडर्ड सिंपल होता है आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अगर मैं चाहूँ ना, मैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा आपके 1 घंटे की क्लास ले सकती हूँ, सिर्फ एक स्टैंडर्ड पे। लेकिन इस क्लास में मैं आपको ओनली की पॉइंट देना चाह रही हूँ जिससे तुम ये समझ पाओ कि बेटर प्रेजेंट कैसे करना है। जस्ट कभी वेबिनार रखेंगे तब इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये देखो, इंट्रो में आपको क्या लिखना है। इंट्रो में आपको रेलिवेंट पॉइंट जो है उससे रिलेटेड वो लिख दो। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इफेक्ट पूछे थे, इंट्रो में लिख दो कि वर्ल्ड वॉर 1 था, कहां पे, कब हुआ था, क्यों हुआ था। इंट्रो जब खत्म करने वाले हो, 5 से 6 लाइन का इंट्रो मैं ज्यूम करती हूँ, 2 से 3 लाइन में ये लिख दो कि कब हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, वगैरह वगैरह। जब इंट्रो खत्म करने वाले हो, 1 से 2 लाइन में उसका इफेक्ट को, एक इफेक्ट का जो कहते हैं ना, 1 लाइन वाला कंक्लूजन, वो लिख दो। देन आ जाओ बॉडी पे, वो 1 लाइन वाला कंक्लूजन जो आपने इंट्रो में लिखा उसको एक्सप्लेन कर दो। ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट में लिखो फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट ट्राई टू मेक डायग्राम्स, एंड थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन द सिंपल टर्म्स। ट्राई करो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल या जार्गन्स वर्ड्स का यूज ना करो, अनटिल अनलेस कि आपका कोई यूनिक सब्जेक्ट है। कंक्लूजन के अंदर आपको समराइज करना है जो आपने ये सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं। अब समराइज करने का मतलब बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट लिखे, हर पॉइंट को 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन किया। ये 3 से 4 लाइन में तो 3 into 5 टोटल 15 लाइन होगी। तो बच्चे इसी 15 लाइन को उठा के कंक्लूजन में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो नहीं। यहाँ 15 लाइन में आपने सारी चीज एक्सप्लेन करी है ना, तो समराइज में आपका ओनली 4 to 5 लाइन में ही समअप होगा। रिपीट नहीं करना चीजों को। एग्जाम में ना, जब आपका एग्जाम पढ़ रहे हैं तो उसको ये लगना चाहिए कि हर पॉइंट में उसने कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इंट्रो में उसने कुछ अलग तरीका यूज किया, बॉडी में उसने बहुत चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, कंक्लूजन में उसी चीज को शॉर्ट में बताने की कोशिश की। समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज का यूज करना, जो ये मैंने अभी बताया, डू नॉट यूज टेक्निकल जार्गन वर्ड्स। क्लियर लिखो, डायरेक्ट लिखो, घुमाओ मत क्वेश्चन को। एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन, यूज हेडिंग, बुलेट पॉइंट एंड राइट नीट एंड क्लियरली। देखो, ये तो मेरा खुद का एक दुख है, राइटिंग मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, बट ट्राई, अभी मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ अपने खुद के लिए भी, जिससे मैं अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। अगर बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा तो ऑफ कोर्स आप सबको रिजल्ट तो दिखेगा ही, लेकिन वो मैंने किया कैसे, मैं वो भी जरूर शेयर करूंगी फिर आपके साथ। गॉट इट? हमेशा अपने एग्जाम के टाइम पे टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम को मैनेज करना भी और आंसर शीट को मैनेज करना भी। आंसर शीट को मैनेज करना कैसे, देखो मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। एक क्लासमेट थी, उसको फर्स्ट क्वेश्चन, उसने क्या किया, एक बार उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो ही उसको बहुत बढ़िया तरीके से आता था। टोटल 36 शीट थी। उसने क्या किया, इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही उसने 12 शीट में एक्सप्लेन कर दिया। टोटल 5 क्वेश्चन, 36 शीट, एक ही क्वेश्चन में उसने 12 शीटें भर दी। इस हिसाब से तो उसको 60 शीट चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में उसको 10 out of 10 मिल भी जाएंगे, नो डाउट, बट्स अबाउट अदर। तो जहां आपको ये लग रहा है ना कि अब मेरा एग्जाम खत्म होने वाला है, टाइम की कमी है, एक ही क्वेश्चन को बहुत बड़ा बड़ा लिखने की बजाय ट्राई करो कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन को छोटा छोटा तो जरूर लिख दो। की पॉइंट बता दिया ये मैंने आपको, क्या कि एक ही क्वेश्चन को बड़ा लिखने की बजाय, कौन सा सिचुएशन है जब आपके पास टाइम कम है, आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको ये दिख रहा है कि
आधे घंटे में मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, मेरे 2 क्वेश्चन रहते हैं। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को बहुत 5 से 6 पेज में लिखने की बजाय दोनों क्वेश्चन को 3-3 पेज में लिख दो, उसमें आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। गॉट इट? अब आगे एक पॉइंट और, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ जाते हो ना, तो वहां सिर्फ आपसे आंसर नहीं पूछा जाता, वहां आपसे आपका रियल व्यू पूछा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करी जाती है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग का लेवल देखा जाता है। तो ट्राई कि आप कहीं से पढ़ी हुई लाइन को कॉपी पेस्ट मत करो। देखो, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की ही बात करते हैं, जो अभी आपका एचपीएससी का होने भी वाला है, अगर हम इसी एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एचपीएससी मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर, हाईएस्ट लेवल की आप जॉब करने वाले हो टीचिंग में ही। तो वहां पे आप बुक्स भी लिखोगे अपनी, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप कहीं से पढ़ा पढ़ाया और वहां पे आके चिपका दो। यूज योर ओन रिसर्च, यूज योर ओन वर्ड्स, यूज योर ओन थिंकिंग, अपने खुद के नए नए डायग्राम सर्च करो, ट्री मेथड का यूज करो। जो आज तक ट्री मेथड कहीं बुक्स में नहीं दिया गया, उसको सोचो, इवेल्युएट करो। और हमेशा आंसर के अंदर, स्पेशली इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गिव ए बैलेंस थॉटफुल व्यू। आपका जो भी व्यू है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ ना ही नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ भी नहीं होना चाहिए। देखो, एग्जाम्पल देती हूँ, वाई वी नीड नॉलेज मैनेजमेंट एट द एरा ऑफ एआई। क्या है क्वेश्चन, क्या दिया मैंने आपको, वाई वी नीड knowledge management at era of AI। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है तो हमें नॉलेज मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, ये क्वेश्चन आपको दिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा है कि आप अगर इसमें बैलेंस अप्रोच नहीं रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू बन सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप रिटन एग्जाम लिख रहे हो या आपका इंटरव्यू भी हो, ऑलवेज स्टिक विद द बैलेंस थॉटफुल व्यू। हाँ, आई एग्री, हर चीज के कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को ही बैलेंस तो हमें करना है, वही तो एग्जामिनर चाहता है ना। गॉट इट? जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हो तो ट्राई टू स्टिक विद द अपडेटेड कंटेंट। जो भी आप अपने आंसर में कुछ एग्जाम्पल लिखने वाले हो, तो वो हमेशा करंट इवेंट से रिलेटेड लिखो या फिर रियल डाटा के ऊपर लिखो। ये अप्रोक्सीमेशन का यूज जितना हो सके उतना कम करो। गॉट इट? जितनी वर्ड लिमिट दी है उस वर्ड लिमिट के अंदर लिखो, क्वांटिटी पे फोकस ना करने की बजाय क्वालिटी पे फोकस करो। 6 पेज भरने की बजाय 3 पेज में आंसर को खत्म कर दो, but with a better structured approach, better structured approach। अब देखो, राइटिंग ना एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब ये प्रैक्टिस जरूरी क्यों है, ये देखो, सबसे पहले तो स्पीड, दूसरा जब भी आप कभी एनालाइज करके देखना, जब आप अपने आंसर को एनालाइज करते हो ना और उसको फिर सेम आंसर, आप वही क्वेश्चन का आंसर आप एआई से मांगना, तो वो क्या करोगे, आप जब एनालाइज करोगे कि मैंने किस वर्ड्स का यूज किया और एआई ने किस वर्ड्स का यूज किया, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हैबिट बनती जाएगी फिर। और जब वो हैबिट बनती जाएगी तो ग्रेजुअली आपके धीरे धीरे नए नए वर्ड्स आपके माइंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप लिखना डेली शुरू करोगे। समझ में आया? अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम इस एग्जाम किसी सब्जेक्टिव एग्जाम लिखते हैं। सबसे पहली चीज, इग्नोर क्वेश्चन कीवर्ड्स। क्वेश्चन में आपसे जो कीवर्ड दिए गए हैं उसको आप इग्नोर कर देते हो। आपसे पूछा गया है
डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट या डिफाइन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को डिफाइन करो। अब मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा गया है, आप उसमें क्या कर रहे हो, आपने एक से दो लाइन में ये लिख दिया, प्लानिंग इज आर्ट ऑफ वर्किंग डूइंग सम एक्स वाई जेड, प्लान मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ, एक रटी रटाई डेफिनेशन है, मेरे माइंड से स्लिप हो गई अभी, बट फॉरगेट इट। 3 से 4 लाइन में आपने वो एक्सप्लेनेशन लिख दी, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने लिख दी इसकी पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट में हमने काफी सारी हेडिंग लगा के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिख दिए। नेगेटिव पॉइंट में हमने बहुत सारी हेडिंग डाल के बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिख दिए। लास्ट में कंक्लूजन लिख लिया आपने। अरे जो आपसे पूछा गया था वो तो तुमने 3 लाइन में खत्म कर दिया, और बाकी राम कहानी तुमने पूरी आंसर शीट में भर दी। बाय। तो यही है कि टू द पॉइंट आंसर देना। समझ में आया? राइटिंग एवरीथिंग यू नो इंस्टेड व्हाट आस्क, ये मिस्टेक इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, मैंने भरमार कॉपियों में ये चीजें देखी हैं, कि एक्चुअली में आप लिखते वो हो जो आपको आता है, यहां तक वो नहीं जो आपसे पूछा गया है। ये मिस्टेक कहीं ना कहीं मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस भी की है। जैसे मैंने अभी वर्ल्ड वॉर 2 वाला एग्जांपल लिया, वहां पे आप क्या करते थे, वहां पे आप वो चीजें ज्यादा प्रेफर करते थे या वो चीजें ज्यादा लिख देते थे जो आपको आती थी। लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको सब कुछ पता था, क्यों हुआ वो रीजन लिख दिया आपने, लेकिन आपसे तो इफेक्ट पूछा गया था। सो इन शॉर्ट जो मैं बार बार कंक्लूजन दे रही हूँ ना आपको, वो है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर को एक्सप्लेन करना। गॉट इट? कोई पुअर कंक्लूजन या कुछ एब्स्ट्रैक्ट एंडिंग मत करो जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। हैंड राइटिंग को सुधारो और स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आंसर को लिखो हमेशा। एट लास्ट कुछ गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं जो आपकी राइटिंग में काफी हेल्प करने वाले हैं। द फर्स्ट इज थिंक बिफोर यू राइट। लिखने से पहले सोच लो कि तुम्हें लिखना क्या है। कई बार हम क्या करते हैं, लाइक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट refers to that in which a art, अब यहां आपको लगा ए आर्ट नहीं है, गलत है। मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ मैनेजमेंट इज ए आर्ट, ये कर दो, मैनेजमेंट इज ए आर्ट इन विच, ये अच्छा जा रहा। तो आपने क्या किया, आपने जो बेसिक थी वो सीधा लिखना शुरू कर दिया बिना सोचे हुए। उस लाइन को पहले सोचो कि लिखनी क्या है, उसके बाद उसको लिखो। थिंक बिफोर यू राइट, थिंक बिफोर यू राइट। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो या रिवाइज करते हो ना, जब भी आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हो, ट्राई टू प्रैक्टिस आंसर, ट्राई टू प्रैक्टिस आंसर। जो भी लिख रहे हो उसको लिख लिख के याद करो, लिख लिख के रिवाइज। स्पीड भी अच्छी रहेगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होंगी, और जब लिखोगे वो आपका माइंड थिंक करेगा, तो उस टाइम आप देख सकते हो कि यहाँ क्या वर्ड बेटर आ सकता था। So practice make a man perfect, and also the practice make a human being perfect. Sorry. Focus on clarity, not complexity. Don't make the answer much complex. उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखो। डोंट एम टू इम्प्रेस, आप किसी को इम्प्रेस नहीं करते हो वहां पे। आपका काम है अपने आंसर को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करना। अब ये इम्प्रेस एक्सप्रेस में एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई क्वेश्चन आया
हिस्ट्री से रिलेटेड या ऐसे का सोच लो, और आपको ये पता है आपकी जो टीचर है ना वो हिंदू है, और आप जो अपने आंसर में लिख रहे हो वो हिंदुइज्म का फेवर बहुत कर रहे हो, मतलब हिंदू कल्चर का फेवर कर रहे हो, आप मंदिर को बेटर बता रहे हो एज कंपेयर टू मस्जिद। तो आपको इम्प्रेस नहीं करना किसी किसी में भी किसी पर्सन को। आपने इसमें क्या किया, आपने यहाँ पे कौन सी मिस्टेक करी है, आपने यहाँ पे जो मिस्टेक करी वो आपने बैलेंस अप्रोच को नहीं फॉलो किया, बैलेंस अप्रोच को फॉलो नहीं किया। तो डोंट एम टू इम्प्रेस, जस्ट एक्सप्रेस योर व्यूज। खुद क्या चाहते हो, खुद को क्या लगता है वो बताओ, जस्ट स्टे काम एंड कंपोज, शांति से पेपर दो, टेंशन लेके भड़क लेके नहीं देना, जस्ट एक एग्जाम है, ऐसे बहुत एग्जाम होते हैं लाइफ में, स्टेज है और बहुत बड़ी चीज नहीं है। होप सो आपको ये आज की क्लास वैल्यूएबल लगी होगी। अगर कोई भी फर्दर आप क्लैरिफिकेशन इस पे चाहते हैं या किसी एक टॉपिक पे जो आपको एज ए स्टूडेंट परेशान करता है, तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो। और जल्दी मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ, डियर स्टूडेंट, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम पे ही बात करूंगा। गॉट इट? आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू ऑल ऑफ